बेकार होगी। चलो आगे पढ़ते हैं, लेक्चर 5 है ना शायद, क्लास 10 साइंस। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो पहले पढ़े डोबिनियर का लॉ, फिर न्यूलैंड का लॉ, और फिर 2 दिनों से पढ़ रहे हैं मेंडलीव का लॉ, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा 9th क्लास से रिलेट करेंगे अपन। 9th क्लास में भी आप लोग जो लोग ईमानदारी से पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, उसमें भी हमने देखा था कि रदरफोर्ड का गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, क्या कहा, ड्रॉबैक, अचीवमेंट, वो बहुत डिटेल्स में पढ़ना था। बट बोर, नील बोर, जिनका अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर चलता है, वो 3 लाइन में बताया हुआ था एनसीईआरटी बुक में, याद होगा जिन लोगों को याद है। उसी तरह से यहाँ पर भी है, बहुत ही डिटेल्स में मेंडलीव के लॉ के बारे में हमने पढ़ा। बट अभी जो लॉ हम लोग अभी इस्तेमाल करते हैं पीरियोडिक टेबल, वो एकदम ना के बराबर थोड़ा सा ही आप लोगों को पढ़ना है। उसका क्लियर कट आंसर है, ये आंसर नहीं है कि सीनियर क्लास में पढ़ना है, ये आंसर नहीं है। एक्चुअल कॉन्सेप्ट है कि अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चलता है वो इनकम्प्लीट है, वो मॉडिफाइड होते रहता है, हर साल उसमें चेंजेस है। हर साल मोटा मोटी केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज जो है वो आपका जो पीरियोडिक टेबल है उसी में मॉडिफिकेशन, 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट का पोजीशन, प्रॉपर्टी, जगह, कौन चीज कहां पर एडजस्ट होगा। हेवियर एलिमेंट जो 115-14 के बाद है, जिनका मास भी मेंशन नहीं है तुम्हारी किताब में, एक बार निकालो पेज नंबर 86, पेज नंबर 86 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पेज नंबर 86 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे का मास किसी किसी का दिया हुआ, किसी किसी का नहीं दिया हुआ है। खैर बोलने का मतलब यह है कि हेवियर एलिमेंट जो आप लोग नीचे की तरफ देख रहे हैं, किसी किसी में मेंशन भी है ना, किसी किसी में नहीं मेंशन होगा। खैर बोलने का मतलब यह है कि आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसके बारे में आज से हम लोग पढ़ेंगे, वो मॉडिफाइड होते रहता है हर साल, हर दिन यू कैन से। तो अब उसके बारे में कि किसने क्या बनाया नहीं बनाया वो अब आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो मॉडिफाइड हो ही रहा है, चल ही रहा है, बातें चलती रहती है, बनते रहता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ पढ़ना है कि कैसे मेंडलीव का लॉ में अंत में ड्रॉबैक आया था। आप लोग 4 ड्रॉबैक कल लिख करके गए थे। 4 ड्रॉबैक में सबसे उसमें मेजर ड्रॉबैक था कि आइसोटोप्स का जब खोज होना स्टार्ट हुआ तो उसका पोजीशनिंग मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में नहीं हो पाया। बाकी हल्का फुल्का था, हाइड्रोजन का पोजीशन तो वो अभी भी क्लियर नहीं है। उसके बाद कोबाल्ट निकल वाला प्रॉब्लम था, तो कोबाल्ट निकल वाला तो मेंडलीव खुद बताया कि मैं तो कह ही नहीं रहा कि मास बराबर होगा, मैं तो बोल रहा हूँ प्रॉपर्टी बराबर होगा। निकल के नीचे वाला प्रॉपर्टी, कोबाल्ट के नीचे वाला प्रॉपर्टी, फिर टेल्यूरियम के नीचे वाला प्रॉपर्टी, आयोडीन के नीचे वाले का प्रॉपर्टी, ऊपर वाले का प्रॉपर्टी मैच कर रहा था, तो उसको तुमको ड्रॉबैक लेना है तो ले लो। बट मेन कॉन्सेप्ट जो है वो आइसोटोप का पंगा था। और चौथा वाला जो ड्रॉबैक लिखे थे, 4th वाला कल क्या था, एलिमेंट्स के बीच का जो मास का डिफरेंस है वो अनसर्टेन है। 4 वाला भी है तो 0.2 वाला भी है, तो ऐसे फिर बताना मुश्किल है कि नया एलिमेंट आएगा तो कहां पर घुस जाएगा। तो उन सब चीजों को सुधारते हुए कल ये पढ़े थे, ये लॉ कब का था मेंडलीव का, पब्लिश 1872 पे हुआ, बट ये लॉ वाज गिवन इन 1869, कल लिखवाया था 69-70 आया हूं ना, 72 में तो पब्लिश है, 1872 में पब्लिश है, बना हुआ 1869 से 70 लिखवाया था कॉपी में, 1869 से 70, 1869 से 70 लिखे नहीं लिखवाया वो, लिखवाया हूंगा फिर मिटा दिया हूंगा, 1869 से 70 पब्लिश। ठीक है, आप लोग पब्लिश को भी याद करते हो तो भी 1872 तो बुक पे भी लिखा हुआ है ना भाई, 1872 तो किताब में भी है, बट बनाया गया था ये लॉ, मतलब ये टेबल 1869-1870 से। तो वहां से चलते हुए आए हम लोग 1913 तक, 1913, मतलब लगभग 40-45 साल बाद की बात हो गई। 40-45 ईयर बहुत ज्यादा हुआ है ना, 40-45 ईयर बहुत। न्यूलैंड और मेंडलीव का देखे है ही नहीं, अंतर ही नहीं, उसी साल पे है, आगे पीछे है ना। बट ये बहुत दिन के बाद की बात, 1913 में फिर नया पीरियोडिक लॉ बना, जिसके बारे में आज तक हम लोग पढ़ ही रहे हैं। और ये बहुत थोड़ा थोड़ा ही करके आपको हर क्लासेस में पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है, कुछ 10th में, कुछ 11th में, कुछ 12th में जो साइंस ऑफ करेंगे पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट जो पीरियोडिक लॉ है वो थोड़ा सा ही है, क्योंकि वो बस बेस बना टेबल बनाने का, टेबल मॉडिफाइड होते रहता है तो पढ़ते रहना है हम लोगों को, जब तक साइंस पढ़ेंगे तब तक। केमिस्ट्री जब तक पढ़ रहे हो जब तक, तब तक पीरियोडिक टेबल से तो छुटकारा नहीं है, ये लाइफ भर ही पढ़ना है साइंस वालों को। केमिस्ट्री में तो साइंस का अभिन्न पोर्शन है ना, तो उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 1913 में
मतलब ये लगभग 40-45 ईयर्स के बाद। ऐसा नहीं, कल मैं एक अचीवमेंट भी पढ़े थे, मेंडलीव का एक अचीवमेंट भी था कि सारा जो एलिमेंट है उनके पीरियोडिक टेबल में सेटअप हो गया था। ऐसा नहीं कि जैसे उनका गलत हो गया रखो और नया का खोज करो, ऐसा नहीं था, यही यूटिलाइज हो रहा था। इट वॉज बीइंग यूज्ड अप टिल 1913 में, तो किताब में लिखा होगा हेनरी मोजले गेव मॉडर्न। यार केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, साइंस जो है वो थोड़ा मन से पढ़ना पड़ता है। बिना मन के घड़ी देख देख के पढ़ने पर कोई फायदा नहीं होगा, कोई लाभ नहीं, नहीं समझ में नहीं आएगा। फिर टीचर का बेइज्जती है ना। आपका यूनिट टेस्ट में मार्क्स कितना आता है, हाफ ईयरली में मार्क्स कितना आता है, ये ट्यूशन टीचर का कंट्रीब्यूशन नहीं है। एक पेपर के प्रति इंटरेस्ट लगाना काम होता है, वही नहीं हो रहा है। घड़ी देख रहे हो तो फिर क्या ही टीचर पढ़ा के आपको कर लिया। मार्क्स को बुक से देख के याद करके भी ले आओगे, उसमें कौन सा बहुत बड़ा LEY है, MOSELEY। टीचर का काम साइंस पेपर के प्रति थोड़ा इंटरेस्ट जगाने का है। घड़ी देखते रहते हो तो क्या इंटरेस्ट लगेगा पढ़ाई में। 1913 हेनरी मोजले गेव मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। और जिन्होंने 9th क्लास में ईमानदारी से पढ़ा था, नील बोर का लॉ अगर आपको याद होगा, नील बोर का एटॉमिक स्ट्रक्चर, नील बोर का एटॉमिक स्ट्रक्चर में साफ साफ लिखा हुआ था कि जो रदरफोर्ड ने बताया सब सही, रदरफोर्ड जो बताया सब सही, सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन गोल गोल भी रदरफोर्ड बताए थे, बट वो गोल 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 सेल्स में घूमते हैं और हर सेल के पास अपना एनर्जी लेवल है, जो कि आप लोग अब डिटेल्स में क्लास 11-12 में पढ़ेंगे। ये नील बोर ने अलग से बताया, बाकी सब रदरफोर्ड का सही था। वैसे ही हेनरी मोजले का क्लियर कट पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक टेबल जो है, ये आउट एंड आउट मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड है। मतलब जो मेंडलीव बताया सब सही, जो बताया सब सही, जो बताया सब सही, सिर्फ एक जगह पर ही डिफरेंस है। हेनरी मोजले के मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और ये लॉ कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ। तो डोबिरिनियर से पहले डोबिरिनियर ने भी, न्यूलैंड ने भी और मेंडलीव ने भी बताया कि पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करता है, बट मोजले ने बताया प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बस इतना सही है, बाकी जो मेंडलीव का पढ़े सब सही हो गया। जो मेंडलीव साहब बोले, जो मेंडलीव ने बोला सब सही। बस प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो है वो पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक मास का नहीं है, एटॉमिक नंबर का है। बाकी जो मेंडलीव बोला सब सही, ठीक है। सिर्फ इतना सा ही आपको जानना है। मेंडलीव का लॉ 2 दिन से पढ़ रहे हैं, जो चीज पढ़ाया गया मेंडलीव के लॉ में सब सही। सिमिलर हाइड्राइड अक्रॉस द पीरियड, वर्टिकल कॉलम ग्रुप, सिमिलर केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर हाइड्राइड, सिमिलर ऑक्साइड, सिमिलर मेटालिक सॉल्ट, सिमिलर स्टेट, सब सही है। बस जो अरेंजमेंट हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर नहीं जाकर के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पे करना है, ठीक है। और कई बच्चे पूछते हैं ये सोचे कहां से, तो ऑब्वियस सा बात है, जिस समय मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बना उसके बाद रदरफोर्ड का गोल्ड स्कैटरिंग हुआ। क्लास 9 में आप लोग पढ़े थे, रदरफोर्ड के गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एटम के बारे में बहुत सारी राज की बात खुल गई। बाकी बचा कुचा राज का बात जो था वो नील बोर के एटॉमिक स्ट्रक्चर में खुल गया। नील बोर का एटॉमिक स्ट्रक्चर आने के बाद मालूम चला के में इतना सेल होता है, एल में इतना होता है, एम में होता है, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है, जा सकता है, जिसके बारे में 9th-10th में केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, यहां तक कि बायोलॉजी में भी पढ़ते हो। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान का काम तो साइंस में सब सब्जेक्ट में ही है। तो ये सब चीज जब पता चल गया तब जाके हेनरी मोजले का पीरियोडिक लॉ बना कि जो मेंडलीव बताया सब सही है, बस प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर कर लो, ठीक है। और क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये तो लॉ है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल was created by मोजले विथ, यही है स्टेटमेंट, नील बोर, बोर का एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोर का कॉन्सेप्ट मिला करके ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो पहली बार फॉर्म किया गया था। अभी तो हर दिन मॉडिफाइड है, अभी तो हर साल मॉडिफाइड है, अभी तो हर दिन मॉडिफाइड है, कुछ ना कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऊपर नीचे आगे पीछे हो ही रहा है। बट हेनरी मोजले जब बनाए थे तो सीधा सीधी नील बोर का एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया। हाँ, मतलब बोर का भी कंट्रीब्यूशन है बिल्कुल,
जो हाँ साथ में रहना क्या होता है, साथ में तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहता है, आजकल तो हस्बैंड वाइफ भी साथ में नहीं रहता है, तो साथ में रहना वाला बात तो नहीं है। हाँ लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन दिया तो यू कैन आंसर मोजले विथ बोर, यू कैन आंसर। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कौन दिया, देन यू हैव टू आंसर मोजले। टेबल कौन बनाया तो यू कैन से मोजले विथ बोर। उनका कंट्रीब्यूशन कुछ होगा उसका यूज करें। ऑब्वियसली मैंने बोर ही तो सब कुछ बताएगी, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वैलेंसी कहाँ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ है, नहीं तो मोजले क्या ही मतलब फॉर्मेशन कर लेते। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ते तो बेहोश हो जा रहे लोग, ऐसा मत करो। अच्छा बढ़िया चैप्टर है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज क्रिएटेड बाय मोजले है विथ बोर है। अब लॉ कहता क्या है, लॉ तो सिर्फ इतना ही है, बट थोड़ा सा स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू मोजले व्हेन एलिमेंट्स आर, क्या करना है, अरेंज, कैसे, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर atomic number, then properties of elements resembles after a certain interval पीरियड्स। कितने के बाद वाली बात नहीं है कि कितने एलिमेंट के बाद हो जाएगा, जो न्यूलैंड बताए थे वो तो मैंने बता दिया। कितना 8 और 10 के चक्कर में मतलब डाउन द ग्रुप अरेंज करो, सिमिलर केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी अक्रॉस द पीरियड अरेंज करो इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर जो बोले थे बस वहीं पर चेंजेस किया गया, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे करो, बाकी जो मैंने बताया सब सही। ठीक है, चलो देखो अब इसी में आगे। तो कल हम लोग ड्रॉबैक्स देख रहे थे, तो ये लॉ तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बता रहा था, ये लॉ मॉडिफाइड होते रहता है, लॉ नहीं मतलब टेबल मॉडिफाइड होते रहता है, पढ़ते रहते हैं इसके बारे में हम लोग। बट जहां पर अटक गए थे मेंडलीफ का, जहां पर सब ड्रॉबैक वगैरह निकला था वो सब क्लियर होना चाहिए। वो सब क्लियर हो जाने के बाद हम लोग कम से कम इस पर बिल्ड कर सकते हैं अपने साइंस को। उसके बाद जो लोग साइंस आप लोग में से ऑप्ट करने वाले हैं तो इसके बारे में और पढ़ेंगे, जो नहीं ऑप्ट करने वाले उनका कहानी यहीं पर खत्म। ठीक है, मतलब आधा अधूरा नॉलेज के साथ फिजिक्स भी बंद होगा। जैसे देखो ये थोड़ा चैप्टर से हट के हम लोग बात करें, बट जो लोग साइंस ऑप्ट नहीं करेंगे भैया दीदी के कहने पर कि हिंदी आसान है, केमिस्ट्री क्या कॉमर्स आसान है, संस्कृत आसान है, अच्छी बात है, जो आपको करियर में ऑप्ट करना है करो। बट मेरे बोलने का मतलब है कि साइंस अगर नहीं ऑप्ट करते हो तो सब चीज आधा छूट गया। जो फिजिक्स पढ़े 9-10 में वो आधा अधूरा रह गया। केमिस्ट्री तो मतलब 5% भी नहीं सीखे। बायो में जिन लोग को इंटरेस्ट रहा होगा वो आप 5% भी नहीं सीखे साइंस अगर आप छोड़ते हैं तो। बाकी तो आपका अपना डिसीजन है करियर का, वो तो खैर आदमी लेता ही है। ये नहीं कि ये लेंगे हम बायो लेंगे हमको डॉक्टर ही बनना है, मैथ्स लेंगे इंजीनियर बनना, वो बात की बात है। पहली बात है कि जो तुम 9-10 में मेहनत किया वो आधा अधूरा छूट गया, सब थोड़ा थोड़ा नॉलेज के साथ खत्म हो गया, कोई चीज आप कंप्लीट नहीं कर पाए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखे 9-10 में, बट वो इनकम्प्लीट है, 20 तक ही काम करता है, टू बी प्रिसाइज 18 तक ही काम करता है, उसके बाद काम नहीं करता। क्यों, क्या, किस लिए, वो खत्म। अगर साइंस नहीं ऑप्ट किए तो सब चीज आधा आधा। पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये दोनों है जो टेम्परेचर पर भी उसका फर्क पड़ता है, बट कौन से फॉर्मूला में पड़ता है वो नहीं दिया हुआ है 10th क्लास में। तो अगर इसके बाद छूटा तो आपका वो कॉन्सेप्ट ही छूट जाएगा कि वो टेम्परेचर और का कैसे प्रभाव पड़ता है रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी में। ऐसे ही बायोलॉजी में बहुत सारा टॉपिक है। तो ये अलग बात है कि किसका तैयारी करेंगे, कॉमर्स का और आर्ट्स का, वो एक अलग बात है। आप जो पढ़े उसमें बहुत सारा चीज आपका आधा अधूरा नॉलेज छूट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पीरियोडिक टेबल, ये सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है 10th क्लास में कि ये होता है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। साइंस ऑफ नहीं करोगे तो ये सब छूट जाएगा, क्या पढ़े नहीं पढ़े वो सब जाएगा हमेशा के। बाकी आपका करियर है, आपका डिसीजन है, यू कैन डिसाइड बेटर। जिसमें इंटरेस्ट हो वही चीज पढ़िए। आप लोग का तो खैर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, सबसे मजे की बात तो वो है। हम लोग तो टीवी देखने में इंटरेस्ट है, साथिया साथ नहीं वाला मर जाओ, 5 क्लास का बच्चा लोग हम लोग। तो इसमें हम लोग ड्रॉबैक्स के हिसाब से बात करेंगे। तो कल आइसोटोप्स के बारे में डिस्कशन हो रहा था। तो आइसोटोप्स हाइड्रोजन था ना 1-1, ऐसे तो आइसोटोप 118 एलिमेंट का है।
बट जो 9-10 में फेमस हुआ 1-1-1-2-1-3, क्लोरीन 17-35, 17-37, कार्बन 6-12, ये सब आइसोटोप है। मेंडलीव के लॉ के हिसाब से लगाएंगे तो इन सब का मास अलग अलग है। तो मेंडलीव के लॉ से अगर चलाते हो तो 1 में भी हाइड्रोजन जाएगा, 2 में भी हाइड्रोजन, 3 में भी हाइड्रोजन। लेकिन अगर मोजले का लॉ लगाते हो तो इनका लॉ तो कह रहा है एलिमेंट को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पर। तो बहुत आसानी से, सबका एटॉमिक नंबर तो 1 है, आराम से एक नंबर पर हाइड्रोजन को लगा दो, बात तुम्हारा खत्म हो गया। किसी को भी एक पर तुमको हाइड्रोजन लगाना है, बात खत्म। हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स। एलिमेंट आपको एक नंबर पर हाइड्रोजन लगाओ तो तुम्हारा जो आइसोटोप वाला प्रॉब्लम है वो खत्म हो गया। क्लियर? डाउट बोलो जल्दी, डाउट है जल्दी। नहीं समझा कोई नहीं। तो मेंडलीव के लॉ के हिसाब से एक नंबर मास वाला को भी लगाना पड़ता, 2 नंबर वाले को भी, 3 नंबर वाले को भी, क्योंकि मेंडलीव का लॉ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर था। मोजले का लॉ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पर है। तो एक एटॉमिक नंबर पर कौन है? तो बस एक पे हाइड्रोजन को लगाओ, बाकी बात खत्म। एटॉमिक नंबर पर आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड है। तो एक पे हाइड्रोजन को लगाओ, तुम्हारा मेरा प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो आइसोबार में नहीं कर पड़ोगा। आप बताइए आइसोबार क्या था? आप लोग 9th क्लास में पढ़े थे। बिल्कुल, एलिमेंट ही अलग है, एटॉमिक नंबर ही अलग है। तो मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। 18 पर वो, 20 पर वो। दोनों तो एक ही पोजीशन पे आ जाएगा ना। उस समय आइसोबार का खोज ही नहीं हुआ था। जैसे बाद में आया होगा आइसोबार, तो फिर भी दिक्कत हुआ होगा आइसोबार को उसमें सेटअप करने में मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। हाँ, यू कैन सेट, उसमें तो आर्गन था ही। हाँ बिल्कुल, और मास निकालने का पैटर्न भी थोड़ा अलग ही था। पॉइंट का अंतर आ जाएगा, है ना। 39.9 और 40.1 को तो वो अलग ही अलग लगा रहे थे, तो उतना दिक्कत वहां पर आइसोबार में नहीं, आइसोटोप में ही दिक्कत। ठीक है। वैसे क्लोरीन में 17-35, 17-37 है, तो 17 नंबर पर आराम से बैठ करके क्लोरीन को लगाओ। मेंडलीव को दिक्कत है, 35 पर भी क्लोरीन लगाना पड़ेगा, 37 को भी। बट मोजले को या फिर हम लोगों को आसान है, एटॉमिक नंबर 17 पर क्लोरीन को लगाओ, बात खत्म। तो जो आइसोटोप से सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक लॉ में, वो आइसोटोप वाला प्रॉब्लम जो है वो हमारा मोजले या फिर यूक्लिड से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में खत्म। ठीक है, पहला नंबर पर ये हो गया। तो इसमें नोट बना करके लिखोगे पहले नंबर पर, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स could easily be positioned in मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्कूल एग्जाम में एमपीटी मत लिखना, काट देगा। ट्यूशन में एमपीटी लिख रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, स्कूल एग्जाम में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरा लिखना पड़ेगा, एमपीटी मत लिख देना, ये ऐसे ट्यूशन में लिख रहे हैं। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड इजीली बी पोजीशनड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। मिड पॉइंट थ्योरम, वेरी गुड। हमारा तो तिलक भी आ रहा है, तिलक पे सगाई अलग से। दूसरा नंबर, कल 2 गो का पोजीशन लेकर के गड़बड़ हो रहा था। कोबाल्ट निकल था और टेल्यूरियम और आयोडीन था, है ना। तो कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट और निकेल कितना कितना था? 58.9, 58.7 यही था ना, 58.9, 58.7। और टेल्यूरियम आयोडीन में 127.6 और आयोडीन का था 120। तो इसमें तो मेंडलीव के लॉ में तो ये कैसे चला जा रहा था? मेंडलीव के लॉ के हिसाब से तो ये डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला जा रहा था। तो ये तो गड़बड़ हो रहा है। तो इसको अगर आज के डेट में निकालो, पेज नंबर 86, उसमें दिखाओ कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर 20 और निकेल का कितना है? तो ठीक हो गया ना। एटॉमिक नंबर पे लगाओगे तो कोबाल्ट पहले आ जाएगा, निकल बाद में आ जाएगा। मास के हिसाब से गड़बड़ा रहा था, गड़बड़ कुछ नहीं हो रहा था। मेंडलीव बताया था गड़बड़ हो रहा, लेकिन प्रॉपर्टी सेम है। तो प्रॉपर्टी अभी भी सेम है उसके नीचे ऊपर वाले को, बट जो गड़बड़ हो रहा था डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो अब असेंडिंग ऑर्डर में सही हो जा रहा है, लेकिन मास पर नहीं, एटॉमिक नंबर पर। ठीक है। वही टेल्यूरियम और आयोडीन को देख लो। टेल्यूरियम का एटॉमिक नंबर क्या कहता है? 52। आयोडीन का
बस, तो ये भी ठीक हो गया ना। ये मास के वजह से डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जा रहा था, बट एटॉमिक नंबर पर अरेंज करोगे तो ये सही सही अरेंज हो जा रहा है। ये एक ड्रॉबैक था कल, ये अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर पर प्लेस करते हो तो जो कल का ड्रॉबैक था वो आज हमारा सही हो जा रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिख करके फिर समझाओगे। फ्यू एलिमेंट्स which were wrongly या फिर incorrectly placed in Mendeleev periodic table was या is होगा is correctly placed in modern periodic table according to कैसा, according to increasing atomic number। मास के वजह से कल गड़बड़ हो रहा था, एटॉमिक नंबर से सही हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा वाला लिखेंगे नहीं, बट किताब में बड़ा लंबा लैंग्वेज उस पर दिया हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं। कल एक दिक्कत था चौथा वाला ड्रॉबैक को लेकर के कि मास के बीच में डिफरेंस इनकंसिस्टेंट था, 2 का डिफरेंस भी है, 4 का भी है, तो 0.2 का भी है, तो क्या करें। तो अब ठीक है, अब कितने का डिफरेंस है, अब एक का ही डिफरेंस है, तो एक अब अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर प्लेस्ड है, एटॉमिक नंबर पॉइंट पे नहीं आ सकता। 58.9 और 58.7 ये एटॉमिक नंबर में संभव नहीं है। अब सब एक का डिफरेंस है, तो 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 10 के बाद 50 के बाद 65 के बाद अगर 66 नहीं है तो हम लोग गेस कर सकते हैं कि यहाँ पर 66 वाला होगा। और टू बी प्रिसाइज 118 तक का खोज हो चुका है, तो जो अब मिलेगा वो 65 नहीं हो पाएगा, वो 119 ही होगा। समझ में आ रहा है, ये हम लोग लिख नहीं रहे लेकिन समझने के लिए जरूरी है। उनका मास के ऊपर था और मास में डिफरेंस बहुत ज्यादा का था, 0.2 वाले का भी है और 4 वाला का भी है, तो 4 है और 0.22 पे मिलता है, तो कहीं बीच में भी घुस सकता था मेंडलीव के लॉ के हिसाब से। इनका एटॉमिक नंबर पर है वो एक पर है और 118 तक का खोज हो चुका है, तो जब बाद में मिलेगा भी नया तो 118 तक तो नहीं सेट हो पाएगा, 19 पर ही जाएगा। तो ये सबसे एक बड़ा बेनिफिट में से है कि जो मास के वजह से इनकंसिस्टेंट अरेंजमेंट था एलिमेंट्स का, वो एटॉमिक नंबर पर अरेंज करने पर वो इनकंसिस्टेंसी जो है वो खत्म हो जाएगा। ये लिखेंगे नहीं, बट ये आपको समझना है कि आइसोटोप्स का पोजीशन जो गड़बड़ हो रहा था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल पर, वो मोज़ले के पीरियोडिक टेबल पर या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर सही हो जाता है। कुछ एलिमेंट्स जिन सबका अरेंजमेंट एटॉमिक नंबर के एटॉमिक मास के हिसाब से थोड़ा इधर उधर हो रहा था, वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से सही हो जाएगा। और जो इनकंसिस्टेंसी मास के वजह से पोजीशन ऑफ एलिमेंट को लेकर के था, वो एटॉमिक नंबर पर एडजस्ट करने के बाद वो इनकंसिस्टेंसी बिटवीन एलिमेंट जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इस वजह से आज के डेट में हम लोग मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मोज़ले का पीरियोडिक लॉ का इस्तेमाल करते हैं। बट जो टेबल है जो हेनरी मोज़ले 1913 में बनाए थे और आज जो 2021 में आप पढ़ रहे हैं उसमें मॉडिफिकेशन है। मोज़ले लॉ बनाए, टेबल नील बोर के मदद से जितना हो सकता था बनाया गया। एलिमेंट्स का तो अभी भी खोजबीन चल ही रहा है, उस 118 में से भी कई एलिमेंट का प्रॉपर्टी हमें मालूम नहीं है। तो ये एक बेसिक अंतर है जो कि आप लोग मुझे जो लोग अबव एवरेज हम लोग समझ रहे होंगे। जिसका गलत हुआ उसका तो जान ही गए कितना एलिमेंट था, बट जो सही है इसमें तुम ये कैसे बता सकते हो कि कितना एलिमेंट है, जगह है नहीं है, ये तो चल ही रहा है, ये तो मॉडिफाइड होते ही रह रहा है। ठीक है, तो इसीलिए तो इनकंसिस्टेंट मतलब छोड़ा हुआ है, पीछे की तरफ जो आएगा वो उस पर रहेगा, जो पीछे की तरफ आएगा वो छोड़ा गया। हाँ, ज्यादातर अभी मैन मेड है, अभी ज्यादातर जो है वो सिंथेटिक आर्टिफिशियल, ज्यादातर जो अभी के डेट में एलिमेंट्स का खोज हो रहा है वो आर्टिफिशियल का मतलब हो गया कि नया एलिमेंट जो पीछे वाले के तरह का प्रॉपर्टी शो ना करे, मतलब नया होना चाहिए। और जिस ग्रुप में अगर अरेंज अगर हो सके सिमिलर केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी तो उसको सेटअप कर सके। बट एलिमेंट का खोज तो बहुत सालों से नहीं हुआ, पिछले कई साल से एलिमेंट का खोज नहीं हुआ। केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज जो मिल रहा है पिछले 2-3 साल से एलिमेंट का खोज पर नहीं है, वो जो है 114-15 पर उनका प्रॉपर्टी बताने पर है, सारा प्रॉपर्टी बताने पर। नया एलिमेंट तो बहुत सालों से खोज नहीं हुआ, 118 ही है, मतलब हम लोग भी 118 ही लिखे थे और आपके भी बुक में चाहे आप भी अभी नोट्स कॉपी में 118 ही एलिमेंट लिखे। क्या नाम? तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हम लोग पढ़ लिए, मोज़ले का है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेस कैसे बनाना है वो मोज़ले और नील बोर का है।
बट तुम ये याद नहीं कर सकते कि इनके टेबल में कितना एलिमेंट था, क्योंकि ये है अभी यही वाला टेबल यूज होता है, और एलिमेंट्स का खोज और नीचे वाले खास करके एलिमेंट का प्रॉपर्टी अभी भी ऊपर नीचे आगे पीछे हो ही रहा है। ठीक है, तो दिस इज हाउ, बिल्कुल दीज आर द मॉडिफिकेशन। इसीलिए अब हम लोग ये नहीं कह सकते कि मोजले का पीरियोडिक टेबल में इतना एलिमेंट था, वो आप नहीं बता सकते क्योंकि वो तो चल ही रहा है अभी भी, है ना। न्यूलैंड में तो बता सकते थे, मेंडलीफ में बता सकते थे, इसमें तुम ये नहीं बता सकते कितना एलिमेंट है कितना एलिमेंट था, क्योंकि ये तो हो ही रहा है अभी। ठीक है, वो बताना। तो अब टॉपिक लगाएंगे अंडरस्टैंडिंग आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जैसे डोबिनियर लॉ में देखे, जैसे न्यूलैंड लॉ में देखे, जैसे मेंडलीफ के लॉ में देखे, वैसे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक जो तुम्हारे बुक में एनसीईआरटी में मेंशन है पेज नंबर 86 में, वो पूरा एक्यूरेट नहीं है। पूरा एक्यूरेट वाला आपको दुकान से खरीदने पर मिल जाएगा। ट्यूशन वाले लोग फ्री में बांट देते हैं, वो वाला नहीं। दुकान से जाके अच्छा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल खरीद सकते हो। जिनको साइंस ऑप्ट करना उन लोग, जिनको नहीं ऑप्ट करना क्या करोगे, पैसा ही 10 रुपये बर्बाद करोगे झूठ का। आगे जो लोग साइंस ऑप्ट करते हैं घर में रखना पड़ता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। केमिस्ट्री इज फुल्ली बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कोई भी चैप्टर हो केमिस्ट्री का, वो घूम फिर के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर ही बेस्ड रहता है। चैप्टर का नाम अलग हो सकता है, कॉन्सेप्ट अलग हो सकता है, फॉर्मूला अलग हो सकता है, बट बेस्ड पूरा केमिस्ट्री उस हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर ही है। क्योंकि आप लोग 9th में जो सबसे धुआंधार चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़े हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो मैं 9th में भी बताया था। केमिस्ट्री का फिजिक्स का सबसे धुआंधार चैप्टर, उसके बारे में फिजिक्स में बिल्डअप करेंगे। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये टेबल के बारे में बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। 10th में नाम के लिए बस इंट्रोडक्शन है, तो पेज नंबर 86 में देख लो अपना अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो, देख रहे हो? तो देख रहे हो तो उसमें कुछ चीज लिखो और कुछ बताओ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ काम की बातें बताओ। ठीक है, चलो देखो। तो सबसे पहले आप लोग, खैर हम लोग इसमें लिखेंगे पीरियड्स और ग्रुप्स के बारे में। तो जो लोग कल ईमानदारी से पढ़े, पीरियड ग्रुप ठीक है हम लोग अभी पढ़ जरूर रहे, बट मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में एग्जैक्टली पीरियड और ग्रुप के बारे में बताया हुआ था। लिखोगे तो तुम अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, बट पीरियड्स और ग्रुप के बारे में मेंडलीफ साहब भी बताए थे, उनके लॉ में भी था। बाकी थोड़ा सा लिखो पीरियड्स के बारे में, कुछ डेफिनेशन लिखो। मैं लिखूं सारा कि लिखोगे? सुन लिखो, पीरियड्स के बारे में लिखो। हॉरिजॉन्टल रोज, horizontal rows in modern periodic table are called periods। हॉरिजॉन्टल वाला जो रोज है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उसी को हम लोग कहते हैं पीरियड्स, हॉरिजॉन्टल वाला। ठीक है, अपना अपना पेज नंबर 86 खोल करके बैठो और देखो और बताओ कितना पीरियड्स दिख रहा है उसमें। इतना जल्दी बताने में गलती, देखो आराम से कितना हॉरिजॉन्टल रोज दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल किताब का है आपका? नहीं है, ऐसे नहीं, किताब अपना रखा करो, खासकर इसका। कितना पीरियड्स दिख रहा है हॉरिजॉन्टल में? नंबरिंग भी किया हुआ 1 से 7, देखो नंबरिंग भी किया हुआ है, तो लिखा जाए, देखते भी रहोगे। ये सब लिख के फायदा नहीं, अपना पीरियोडिक टेबल देखो। देयर आर 7 पीरियड्स। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 7 पीरियड्स है। किताब में भी देखते रहोगे, लिखना पिखना तो होता रहेगा, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखने का चीज है। टॉपिक का नाम भी देख रहे हो क्या? अंडरस्टैंडिंग आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अपना पीरियोडिक टेबल को समझो, लिखना पिखना तो हो ही जाएगा, इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा बात तो है नहीं। ठीक है, तो अब पहला पीरियड में देखो कितना एलिमेंट है। अरे मेरा मुंह देख करके नहीं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख कर। किताब का है? बुक नहीं लाए हैं? नहीं बताएंगे, नहीं मैं सब बताऊंगा। देखो पहले पीरियड में देखो कितना एलिमेंट दिख रहा है। तो कौन कौन सा? हाइड्रोजन और हीलियम। नाम तो याद नहीं करना है, बट इसमें लिखेंगे आगे देखते हुए अपना में। फर्स्ट पीरियड याद है पीरियोडिक टेबल, क्या बात करते हो? बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट को याद नहीं है, ऐसे नहीं करना है कि हमको याद है। अपना अपना देखो, अंडरस्टैंडिंग देखना पड़ता है। फर्स्ट पीरियड इज द शॉर्टेस्ट पीरियड इन
modern periodic table consisting of only consisting of 2 elements। ठीक है, पहला पीरियड शॉर्टेस्ट है, इसमें 2 एलिमेंट है। और देखते हुए पीरियड क्यों पढ़ा हूँ, इसलिए कि इस पीरियड के बाद ही होगा क्या इसका हॉरिजॉन्टल रो का नाम पीरियड क्यों पढ़ा हूँ, इसलिए क्योंकि इसी पीरियड के बाद रिपीट हो रहा लेकिन अरेंज तो पीरियड्स के हिसाब से है ना। अरेंज ये पूरा ग्रुप पर थोड़ी है, अरेंज तो पीरियड के हिसाब से है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, दूसरे पीरियड में देखो 8, दूसरे में कितना है 8 है, और तीसरे में कितना है, तो दूसरा और तीसरा दोनों पीरियड। सेकंड गिन लियो, ये 7 गिना है। सेकंड एंड थर्ड पीरियड इज शॉर्ट पीरियड कंसिस्टिंग ऑफ 8 एलिमेंट्स, शॉर्ट पीरियड माना जाता है। ठीक है, इसके बाद बारी आई 4th और 5th की, गिनो। हाँ देख लो 4th और 5th में कितना है, सब लोग देख लो। नहीं 4, 5, 6, 7 में जितना आपको बोला जा रहा है उतना गिनिए। सिर्फ 4 और 5 बोला जा रहा है तो 4, 5 ही गिनिए, 6, 7 में देख लूंगा कितना। 4 और 5 में गिन लिए कितना है, तो लिखा जाए 4th एंड 5th पीरियड, देखते भी रहो और लिखते भी रहो, आर long periods consisting of कितना बताए 18 यूनिट्स। लिखते भी रहो और देखते भी रहो, अपना पीरियोडिक टेबल देखो भी और लिखो भी। ठीक है, अब 6 नंबर को जैसे ध्यान से देखोगे, देखो छठा वाला पीरियड को देखो, देख रहे हो छठे नंबर वाले पीरियड में LA 57 पर दिखेगा लैंथेनम, देखो दिख रहा है छठा पीरियड। अंजलि नहीं दिख रही क्या, छठा पीरियड में तीसरे लैंथेनम दिखेगा, उस पे स्टार मार्क दिखेगा, और वो नीचे देखो फिर से खोला हुआ है बिल्कुल वो, अरे नीचे वाले पे नहीं, जब 6 देखने के लिए बोला जाए तो 6 देखो। छठे वाले में देखेंगे तीसरे मतलब लैंथेनम के ऊपर स्टार मार्क है और वो नीचे खोला हुआ है पूरा, वो जो पीरियड है वो नीचे पूरा खोला हुआ है, उसको लैंथेनॉइड्स कहते हैं। आगे लिखेंगे क्या है नहीं है, बट फिलहाल अब संख्या गिन के बताओ, ग्रुप पीरियड 6 में कितना एलिमेंट हो गया, गिनो। 32 आएगा, 32 आ रहा है। 1, 2, 3 तो 57 तक है, फिर वहां लैंथेनम से फिर नीचे खुला हुआ है 58 से लेकर के 71 तक, और फिर 72 से लेकर के कहां तक जा रहा है ये 86 तक। ठीक है, गिनने पर कितना एलिमेंट आ जाएगा 32, एक बार गिन लो 32 एलिमेंट आ रहा है, दिख रहा है सबको। ठीक है, तो पीरियड 6 नहीं दिखा ना, नीचे खुला हुआ है, लैंथेनम के बाद वाला सब नीचे है। क्या है, क्यों है, किस लिए है, वो बाद में, अभी तो हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में किस पीरियड में कितना एलिमेंट है। छठे वाले में वी विल हैव 32 एलिमेंट्स। तो 6th पीरियड को ही हम लोग कहते हैं द लॉन्गेस्ट पीरियड। कंसिस्टिंग ऑफ कितना 32 एलिमेंट्स। इसी में दिस पीरियड कंटेन्स लैंथेनॉइड्स। क्या, क्यों, क्या, किस लिए, वो बाद में, अभी तो सिर्फ पहचान रहे। लैंथेनॉइड्स कहां से कहां तक है, 57 to 71 है ना, 57 से 71 लैंथेनॉइड्स, और वो पीरियड 6 का हिस्सा है। हाँ लैंथेनम है इसी में, लैंथेनम तभी 32 होगा। तो यही हमारा लॉन्गेस्ट पीरियड है। इसके बाद वाले को गिनो, देखो देखो गिनो, उसमें भी देखो AC 89 पर है ना, एक्टिनम उसमें भी स्टार मार्क है, वो भी नीचे खोला हुआ है। एक्टिनॉइड सीरीज नीचे खुला हुआ है, तो सब गिन करके बताओ कितना एलिमेंट है, क्योंकि एक पहले लैंथेनॉइड में दे जगह चुका है, एक ही चीज, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो उसमें भी आपको 32 दिख रहा होगा,
बट एक्चुअल बात यह है कि 7th पीरियड जो है इज इनकम्प्लीट पीरियड। यही वाला पीरियड भी इनकम्प्लीट छोड़ा हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, कि इसके बाद जो आने वाला है वो इसी पर 7th पीरियड सही कंटिन्यू होगा। 8वां पीरियड का कोई बात नहीं किया हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, इसीलिए लॉन्गेस्ट हम लोग 6th को कहते हैं। कई बच्चे पूछते हैं कि 7वां में भी तो 32 है तो इसको बोल सकते हैं, बट 7वां तो अभी इनकम्प्लीट ही है। उसके बाद 183 है लास्ट, और उसके बाद आएगा नहीं, लास्ट तो 118 ही है ना, लास्ट तो 118। बोलने का मतलब है 7th पीरियड इज इनकम्प्लीट। 7वां पीरियड के बारे में हम लोग खुल करके नहीं बता सकते कि ले भाई इसमें इतना एलिमेंट है, इसमें ये है वो है, ये इनकम्प्लीट है। जो अभी थोड़ी देर पहले बताया गया कि हमारा नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इनकम्प्लीट है, एक्चुअली में 7वां पीरियड ऑफ आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इनकम्प्लीट है। जो आएगा बाद में आएगा नहीं आएगा, 8वां पीरियड का बात नहीं किया जा रहा है, तो 7वां पीरियड ही इनकम्प्लीट माना जाता है मॉडर्न पीरियड टेबल में। इसलिए लॉन्गेस्ट हम लोग 6ठा को लिखते हैं, 7वां को नहीं, क्योंकि 7वां इनकम्प्लीट है। मेरे को क्या पता उसमें कितना एलिमेंट आएगा जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इनकम्प्लीट पीरियड कहते हैं। 7th पीरियड इज इनकम्प्लीट पीरियड कंसिस्टिंग ऑफ कितना एलिमेंट वो लिखने का जरूरत नहीं है, बट गिने हो तो 32 ही दिख रहा होगा वैसे, है ना। खैर, दिस पीरियड कंटेन्स, नहीं 32 वाला मैंने लिखवा रहा, एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स को स्पेलिंग मिला तो एक बार, स्पेलिंग ACTINOIDS, ठीक ही है। और ये कहां से कहां तक है? 89 से 103 है ना, 89 to 103, 89 से 103, 92 का कहां चलेगा, 89 से 103 है एक्टिनॉइड्स। तो ये है हमारा अंडरस्टैंडिंग अवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। पीरियड्स के बारे में ये कहानी है। पहला वाला सबसे छोटा, दूसरा तीसरा शॉर्ट, चौथा पांचवा लॉन्ग, छठा लॉन्गेस्ट, 7वां इनकम्प्लीट। छठा में आता है लैंथेनॉइड भी, 7वां में आता है एक्टिनॉइड भी। और जो हम लोग बोलते हैं कि हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इनकम्प्लीट है, एक्चुअली में पीरियड 7 ही इनकम्प्लीट है हमारा, बाकी सब पूरा पूरी फुलफिल है, ठीक से। तो अंडरस्टैंडिंग आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगले क्लास में देखेंगे कि कितना ग्रुप है, उसके बीच में क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वैलेंसी कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रॉपर्टीज किस तरह से फॉर्म होगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक रेडी।